Hello everyone, this is Roli Pandey. This is Hindi Pedagogy Marathon. हिंदी पेडागोजी मैराथन। आज हम हिंदी के मैराथन करेंगे जिसमें आपके 100+ क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो भी ये मैराथन देख रहे हो उनको एडवाइस है कि इसके पहले के जो 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए गए हैं हिंदी के उनको भी ज़रूर पढ़ लें। अगर आप ये 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस ये एक मैराथन कंप्लीट कर लेते हैं तो 12+ या 13+ पेडागोजी में इतने मार्क्स आपके आप स्कोर कर सकते हैं। 14 या 15 इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि सीटेट अपने हिसाब से हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस नए ऐड कर ही देता है या ऐसे नई तरीके से इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके पूछ लेता है कि कन्फ्यूज़न में वो क्वेश्चंस गलत हो ही सकते हैं। तो 12+13+ तो बिल्कुल आपका कन्फर्म है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुधा अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री में आई व्याकरण और शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है। बाद में वह उन्हें उनका अनुवाद करने में मदद करती है। तो सुधा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने में किस विधि का अनुसरण कर रही है? सबसे पहले वो क्या कर रही है, जो पाठ्य सामग्री पढ़ा रही है, पाठ्य सामग्री मतलब कोई भी चैप्टर या टॉपिक पढ़ा रही है, तो उसमें जो भी व्याकरण आ रहा है या शब्द आ रहे हैं उनको जो बच्चों की अपनी घर की भाषा है या मदर टंग कह सकते हैं उसमें व्याख्या करती है और उसके बाद बच्चे ट्रांसलेशन खुद से कर सकें तो उसका अनुवाद करने में बच्चों की हेल्प करती है। तो किस तरीके से अंग्रेजी सिखा रही है, किस विधि का अनुसरण करके? संरचनात्मक विधि, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, व्याकरण अनुवाद विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि। तो इसका क्या है, व्याकरण का अनुवाद करके उस भाषा को सिखा रही है तो क्या हो गया, व्याकरण अनुवाद विधि। दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूमिन्स के अनुसार सामाजिक भाषा को और किस भाषा के नाम से जाना जाता है? जो सोशल लैंग्वेज है, सोशल लैंग्वेज है, सामाजिक भाषा है, उसको और किस नाम से जाना जाता है? खेल के मैदान की भाषा, कक्षा कक्ष की भाषा, भाषा प्रयोगशाला, समाचार वाचन कक्ष की भाषा। अब इसको आप इस तरीके से समझिए, जो क्यूमेंस है इन्होंने बिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था, बिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। लैंग्वेज का बिक्स का कॉन्सेप्ट किस लिए है? सोशल लैंग्वेज के लिए, मतलब कि सामाजिक भाषा को, मतलब ऐसी भाषा जो समाज के रोजमर्रा के टाइम में या फिर डे टू डे लाइफ में यूज किया जाता है उस भाषा को सामाजिक भाषा कहा जाता है। तो सामाजिक भाषा में आपका जो प्लेग्राउंड पे या खेल के मैदान में भाषा बोली जाती है या दो लोग आपस में ऐसे ही इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, औपचारिक अनौपचारिक संवाद कर रहे हो, तो वो भी आपका किस में आएगा, बिक्स में आएगा। तो बिक्स मतलब जो नॉर्मली सोशली लैंग्वेज यूज की जाती है एक दूसरे से बात करने के लिए या एक दूसरे से अपने विचार में कुछ को अभिव्यक्त करने के लिए, वो बिक्स होती है। और दूसरा इसी का जस्ट अपोजिट होता है काल्प्स, जो कि होती है अकेडमिक लैंग्वेज या फिर ऑफिशियल टाइप की चीज होती है, वहां पे जो भाषा यूज की जाती है उसको काल्प्स कहा जाता है। तो अकेडमिक लैंग्वेज मतलब जैसे समाचार वाचन कक्ष की भाषा, तो ये सारा किससे है, क्लास से रिलेटेड। भाषा प्रयोगशाला ये भी क्लास से रिलेटेड हो गया, कक्षा कक्ष ये भी क्लास से रिलेटेड हो गया, तो ये सारा आपका गलत हो गया। सामाजिक भाषा को और किस नाम से फिर जाना जा सकता है, खेल के मैदान की भाषा। तो 2 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है स्वनिम जागरूकता, फोनेमिक अवेयरनेस। ये किस चीज की अंडरस्टैंडिंग है? भाषा में स्वनिम होते हैं या फिर भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, स्थिति अनुसार बदला जा सकता है, भाषा की ध्वनियों को याद करने की आवश्यकता है या फिर भाषा की ध्वनियां पहचानी नहीं जा सकती हैं और ना ही स्थिति अनुसार ढाली जा सकती हैं। तो फोनेमिक अवेयरनेस, स्वनिम जागरूकता, ये किससे, ध्वनि से रिलेटेड होता है। जो ध्वनि से रिलेटेड है या फिर जो ध्वनि की स्टडी, उसी को वैसे भी फोनोलॉजी बोला जाता है या फिर फोनिम्स बोला जाता है, हिंदी में स्वनिम। तो ध्वनि से रिलेटेड होता है स्वनिम, तो स्वनिम जागरूकता मतलब ध्वनि की जागरूकता हुआ इसका मतलब। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है और स्थिति अनुसार बदला जा सकता है। तो जब इस बात की समझ हो जाती है तो इसी को स्वनिम जागरूकता कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, रेखा अपने विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत, इन तीनों की ही ध्वनियों को पृथक पृथक कर अलग अलग करके पहचानने में मदद कर रही है। तो इस तरह से वह उनके किस पहलू को मजबूत कर रही है?
ध्वन्यात्मक जागरूकता ध्वनि से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे वैसे भी दिमाग लगा सकते हैं, मतलब वैसे ही समझ सकते हैं कि ध्वन्यात्मक की जागरूकता इसका राइट ऑप्शन होगा। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, समीना अपने विद्यार्थियों के लिए पठन के समय बहुत से चित्रों और दृश्यों का प्रयोग करती है। दृश्यात्मकता उसके विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगी? समीना क्या कर रही है? पठन, रीडिंग करा रही है, क्लास में पठन का काम करा रही है। तो पठन कराते समय वो बहुत सारे चित्र और दृश्य का यूज करती है जिससे बच्चे समझ सकें। तो वो जो दृश्यात्मकता है वो विद्यार्थियों को किस तरीके से हेल्प करेगा? जिस विचार से बिंदु के बारे में वो सोच रहे हैं उसे समझने में, या फिर पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका चित्र बनाने में। वो क्या कर रही है? रीडिंग की प्रोसेस करा रही है, पठन करवा रही है। तो पठन कराने के लिए बच्चा अगर समझेगा पाठ्य सामग्री को तभी तो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो जब चित्र और दृश्य का प्रयोग करेगी तो इससे बच्चा चित्र की हेल्प से उसको और बेहतर तरीके से समझ पाएगा पाठ्य सामग्री को। तो इसी वजह से इस तरीके से जो चित्र और दृश्य हैं वो हेल्प करेंगे बच्चों की पठन क्रिया में। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है। जो मतलब कि निर्देशित पठन जो है वो क्या करता है? किसी एक चीज की मदद से, निर्देशित पठन में एक चीज होती है, मतलब ये निर्देशित पठन का एक तरीके से आप समझ सकते हैं व्याख्या जो है। निर्देशित पठन जो क्या करता है? हेल्प करता है पठन युक्तियों का विकास करने में। ठीक है, तो पठन युक्तियों का विकास करके क्या होगा? उसकी हेल्प से जो बच्चे की पठन प्रक्रिया है वो बेहतर होगी। मतलब कि जो पढ़ने की प्रोसेस, जो रीडिंग करने की उसकी स्किल है वो और ज्यादा डेवलप किसके थ्रू होगी? पठन युक्तियों का डेवलपमेंट करके, पठन युक्तियों का विकास करके। तो निर्देशित पठन में वो कौन सी चीज है जिसकी मदद से पठन युक्तियों का विकास होता है? क्योंकि इसका विकास हो जाएगा तो पठन प्रक्रिया बच्चों की बेहतर हो जाएगी। डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करती है, या फिर डिकोड करने और कूटबद्ध करने में मदद करती है, या फिर डिकोड करने और साकार कल्पना करने में मदद करती है, या डिकोड करने और पठन करने में मदद करती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। मतलब कि अगर डिकोड करना और अर्थ निर्माण करना ये दोनों चीजें निर्देशित पठन में बच्चे को सिखा दी जाए तो पठन युक्तियों का उनमें विकास हो जाएगा और वो पठन प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। पहले क्या किया उसने? कहानी सुनाई बच्चों को, और कहानी सुनाने के बाद फ्लैश कार्ड दिया। विद्यार्थियों से कहती है कि इन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रोजी उनके किस कौशल का आकलन कर रही है? पठन का, श्रवण का, वाचन का, या साकार कल्पना करने का? सबसे पहले उसने क्या किया? रोजी ने कहानी सुनाई। तो अगर बच्चा प्रॉपर तरीके से स्टोरी को, कहानी को सुनेगा तो सुनने के बाद ही तो फ्लैश कार्ड को व्यवस्थित तरीके से क्रम में लगा पाएगा। तो मतलब सबसे पहले कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं बच्चे? सुनने की प्रोसेस। तो इसमें किस चीज का वो आकलन कर रही है? श्रवण का आकलन कर रही है। जिस बच्चे ने जितने अच्छे से कहानी को सुना होगा वो उतने अच्छे से फ्लैश कार्ड्स को व्यवस्थित रूप से क्रम में लगा पाएगा। तो आकलन किसका हो रहा है? श्रवण का हो रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल मतलब बिग्स। इसकी जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी? अभी आपके स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ये आया था कि जो ह्यूमंस ने जो अपनी सामाजिक भाषा के बारे में बताया है उसको और किस नाम से जाना जा सकता है? तो वो था खेल के मैदान की भाषा। और उसी में बताया था कि जो बिग्स है उसी को सामाजिक भाषा बोलते हैं। तो जो सामाजिक भाषा ह्यूमंस ने दी है तो बिग्स भी किसने दिया होगा? जिम ह्यूमंस ने। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, गुरजीत अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है। तो इसके लिए कौन सी युक्ति है जो सर्वोत्तम होगी? ड्रामा, खेल, रोल प्ले, वाद विवाद। तो उसको सिखाना क्या है? सामाजिक कौशल सिखाना है और सामाजिक भाषा सिखानी है। इसको सिखाने के लिए जब दो लोग में इंटरेक्शन होगा तभी तो बच्चा सीख पाएगा। तो इंटरेक्शन वाली चीजें किसमें हो सकती हैं? रोल प्ले में हो सकती हैं। संवाद करेगा जिससे कि सामाजिक भाषा डेवलप होगी। संवाद करेगा इससे जो सामाजिक कौशल हैं वो डेवलप होंगे। तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, इनमें से कौन है जो बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल मतलब कि बिक्स
और संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता मतलब कि काल्प। इसका फुल फॉर्म मतलब इसका इंग्लिश में क्या होता है, कॉग्निटिव अकेडमिक लर्निंग प्रोफिशिएंसी। तो इसके बारे में सही क्या है कि दोनों एक दूसरे के लिए शब्द हैं, या एक दूसरे से भिन्न है, या एक दूसरे से संबंधित नहीं है, या एक दूसरे का ही विस्तार है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ये दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि जो काल्प मतलब अकादमिक भाषा है वो बिल्कुल ही अलग डायमेंशन, अलग ही आयाम की हो गई, और जो सोशल लैंग्वेज है, सामाजिक भाषा है, वो भी बिल्कुल अलग ही आयाम की हो गई। दोनों एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल ही अलग है, तो भिन्न हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी शब्द रचना की प्रक्रिया है, गढ़न, शब्द निर्माण, या उद्धृत करना, या संयोजन, या मिलाना, मिश्रण। तो शब्द रचना की प्रोसेस में ये चारों ही चीजें आती हैं। तो 1, 2, 3 एंड 4 ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यह किस आधार पर कहा जाता है कि अध्यापक को जहां तक संभव हो चुप रहना चाहिए और शिक्षार्थियों को जहां तक संभव हो भाषा प्रयोग बोलने के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भाषा है उसको सीखा तभी जा सकता है जब ज्यादा से ज्यादा उसको बोला जाएगा। भाषा का वो जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा वो बोलने में अपने आप को और ज्यादा प्रिसाइज कर पाएंगे, या फिर प्रोफिशिएंसी आ पाएगी। तो इसी वजह से जब भाषा सिखानी हो तो टीचर को शांत रहना चाहिए और बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने चाहिए जिससे कि वो भाषा का प्रयोग कर सके। तो ये क्या है, सजेस्ट्रोपीडिया, परामर्श कोश, समग्र भौतिक रिस्पॉन्स, मौन विधि, या समग्र भाषा। तो ये आता है मौन विधि। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा जरूरत है शिक्षार्थियों को मदद करने की। किस चीज में शिक्षार्थियों की मदद करके, जो बच्चों की बुनियादी पठन कुशलता है, मतलब कि फाउंडेशनल रीडिंग स्किल्स हैं, फाउंडेशनल रीडिंग स्किल्स हैं। ये आपका पूरा इंग्लिश हिंदी को का ट्रांसलेशन, इंग्लिश हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, तीनों का एक दूसरे का ट्रांसलेशन ही होती है पूरी पेडागोजी। तो बुनियादी पठन कुशलताएं मतलब कि अगर पठन की रीडिंग स्टार्ट करनी है बच्चे को और रीडिंग की स्किल डेवलप करनी है, तो रीडिंग की स्किल डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ बुनियादी चीज होगी जिसको स्ट्रॉन्ग करने से ही बच्चे की जो पठन की बाकी कुशलताएं हैं वो निर्माण कर सकेंगे। तो किस चीज में हेल्प करे बच्चे की जिससे कि वो इस चीज को डेवलप कर सके या इस चीज को अपना विकास कर सके। वैयक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ या कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक परीक्षण देने के माध्यम से, या वैविध्यपूर्ण तकनीकी का प्रयोग करते हुए, या पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ। तो अगर बच्चे को वैयक्तिक रूप से मदद की जाएगी, जहाँ पे उनको पठन में दिक्कत आ रही है वैयक्तिक रूप से हेल्प की जाएगी और अलग अलग तरीके से हेल्प की जाएगी, तभी तो बच्चा बुनियादी तौर पर पठन कुशलताओं का निर्माण कर पाएगा। तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि वैयक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ अगर शिक्षार्थियों की मदद की जाएगी तो वो पठन कुशलताओं की बुनियादी चीजों को निर्माण कर सकेंगे। कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। तो ये शब्द क्या है, सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द साइट वर्ड्स इनको कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। अगर एक से अधिक भाषा का ज्ञान हो तो भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है, गलत। नवीन कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समनुरूप करता है, ये भी गलत। नवीन भाषा की सीखने सिखाने में मदद करता है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हस्तक्षेप, गलत। एक भाषा दूसरी भाषा को सीखने में हेल्प करती है, ना कि किसी तरीके का बोझ बनती है या फिर हस्तक्षेप करती है। शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। तो वो किस चीज का अभ्यास कर रही है, जहाँ पे हेल्प की जरूरत पड़ रही है वहां पे फैसिलिटेटर की तरह अधिगम मतलब कि हेल्प करने के लिए टीचर हेल्प कर रही है बच्चों की, और उसने टास्क क्या दिया है, एक छोटा सा अनुच्छेद दिया है। उस अनुच्छेद को उनको समझ के साथ पढ़ना है
और पढ़ने के बाद गहराई के साथ उसका परीक्षण करना है। तो किसी पढ़ी हुई सामग्री का जब गहराई के साथ परीक्षण किया जाता है तब उसे गहन पठन कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? संरचनात्मक उपागम, स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति, श्रव्य भाषिक पद्धति या द्विभाषी पद्धति? उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति। पठन के पूर्व जो कार्य होते हैं वो किस चीज के लिए होते हैं? शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए। अभी हमको रीडिंग स्टार्ट करानी है, रीडिंग के पहले काम करना है, तो पहले ही मूल्यांकन की कुशलता तो पता करेंगे नहीं, तो ऑप्शन गलत। कठिन शब्द और पदों का अर्थ देने के लिए, वो तो साथ साथ भी पढ़ाते टाइम कर सकते हैं। शिक्षार्थियों को पाठ्य वास्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए, जो वो पढ़ने जा रहे हैं उस चीज से वो अपनी प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट कर सकें, जो उनका पूर्व ज्ञान है उसको संबंधित कर सकें और खुद को मोटिवेट कर सके पढ़ने के लिए। इसी वजह से पठन पूर्व कार्य कराए जाते हैं। पठन पूर्व कार्य में क्या होता है, जिस विषय को पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं जो बच्चों से किए जाते हैं, जिससे कि उनकी जो पूर्व ज्ञान है उससे वो अपने जो अभी आगे वाला ज्ञान, मतलब कि जो नया विषय आने वाला है उससे वो उसको संबंधित कर पाए, इसीलिए उसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं। सबसे पहले कूकना, सही है। उसके बाद बबलाना, ये भी सही है। समग्र बोधी अवस्था, ये भी सही है 3rd नंबर पे। 4th तार शैली वाक्य, गलत। 2 शब्दीय अवस्था पहले आती है, 2 शब्दीय अवस्था के बाद आता है तार शैली वाक्य। तो ये किसमें होगा? ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। भाषा अर्जन मतलब क्या हुआ? जब नेचुरली किसी भाषा को, प्राकृतिक रूप से जब किसी भाषा को सीखा जाता है बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट्स के, बिना किसी मेहनत के, ऐसे ही परिवेश में वो भाषा बोली जा रही है तो ऐसे ही वो अर्जित कर ली जाए जब किसी भाषा को, तो उसको भाषा अर्जन कहा जाता है। तो भाषा अर्जन के चरण क्या होते हैं? भाषा अर्जन के चरण क्या होते हैं? मतलब भाषा अर्जन तो हमारी सबसे पहले तो मदर टंग ही होती है। मदर टंग, शुरुआत से अपने घर में जो भाषा अपनी माता पिता को या अपने आसपास के रिलेटिव्स को बोलते हुए सुनते हैं, पास पड़ोसियों को बोलते हुए सुनते हैं, वही भाषा जो सीख ली जाती है जन्म के जस्ट बाद, उसको कहते हैं भाषा अर्जन। तो सबसे पहले क्या करता है बच्चा? कूकना, मतलब ऐसे आवाजें निकाल करके थोड़ा बहुत उस तरीके से भाषा अर्जित करता है। उसके बाद बबलाना, मतलब 1-2 शब्द होते हैं उसी को 4-5 बार रिपीट करके, शब्द नहीं वर्ण, जैसे बा बा बा, कई बार बस इसी को रिपीट कर रहे हैं, तो वो होता है बबलाना। समग्र बोधी अवस्था इसके बाद आती है। इसके बाद 2 शब्दीय अवस्था, मतलब कि जो भी चीज उनको अगर मांगनी है, मतलब माँ पानी, अगर उनको पानी चाहिए होगा तो केवल 2-2 शब्द बोलेंगे, तो वो उस स्टेज को बोलते हैं 2 शब्दीय अवस्था। और उसके बाद तार शैली वाक उनके अंदर आता है। तो भाषा अर्जन का प्रथम भाषा अर्जन, प्रथम भाषा अर्जन तो मदर टंग ही होती है, तो प्रथम भाषा अर्जन में यही चरण होता है। नेक्स्ट है, इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। वो कौन सा उपागम होता है जिसमें कि व्याकरण की संरचना और जो एकल शब्द होते हैं इन दोनों की जगह पर जो भाषा है उसकी पूर्णता की तरीके से देखना शामिल होता है? तो वो होता है अधोगामी उपागम। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। एक शिक्षक किस चीज के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है? निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, निपुणता परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण? उसे क्या करना है? खराब अंक के कारण जानने हैं। तो जब भी खराब अंक का कारण जानने के लिए बात आए तो उसके लिए 2 चीज की जाती है, एक डायग्नोस्टिक और दूसरा रेमेडियल, मतलब कि निदानात्मक और उपचारात्मक। सबसे पहले निदान किया जाता है, पता लगाया जाता है
कि खराब अंक किस लिए आए, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है बच्चे को, जिससे कि उस कारण को वो इम्प्रूव करके उस चीज में अपना शिक्षण से आगे बढ़ सके। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, एक बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है, ठीक है, लेकिन जब लिखित परीक्षा की बारी आती है तो वो अच्छे अंक नहीं ले पाता है। तो एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद किस तरीके से कर सकते हैं? उसकी जो सामाजिक अंतःक्रिया है उसकी प्रशंसा करते हुए, मतलब कि जब वो जोड़े में और समूह में काम कर रहा है तब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, आंसर देना हर चीज में मतलब अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए, या फिर बच्चे के माता पिता को यह स्पष्ट करते हुए कि लेखन में उसकी कोई रुचि नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज हो तो वो चीज खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि माता पिता को इन्वॉल्व करना चाहिए। माता पिता से अनुरोध करके ये भी नहीं, टीचर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चीज को वो खुद से ही टैकल करे। इसके अलावा उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वो सुधार कर सके, ये भी गलत। जिस चीज में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस चीज की तारीफ कर दो तो वो बाकी चीजों में अपने आप ही इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा, उसके लिए खुद ही अभिप्रेरित होगा। तो जो उसकी सामाजिक अंतःक्रिया है का परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसी की पहले आप प्रशंसा करिए, जिससे कि वो बाकी चीजों में खुद से ही इंप्रूवमेंट कर सके। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। द जंगल बुक की मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ था। यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है? एक सही आयु में बच्चे के भाषा परिवेश का अभाव, या फिर बच्चे को कुछ जीव वैज्ञानिक समस्याएं थी, या सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था, या फिर उसे मानव भाषा की बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम था। तो उसको परिवेश ही ऐसा मिला था जहाँ पे वो जानवरों की भाषा ज्यादा सीख पाए और मानवों की भाषा को न सीख पाए। तो मतलब भाषा परिवेश का ही अभाव था उसके पास। तो इस वजह से एक सही आयु में अगर बच्चे को सही भाषा परिवेश नहीं दिया जाता है तो उसकी कमी से उनकी भाषा में कमी आ ही जाती है। तो उसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। अर्ध क्रियात्मकता जो प्रैग्मेटिक्स है ये किस चीज की ओर संकेत करता है? भाषा के सामाजिक नियम की तरफ, या विद्यालयी भाषा की नीति, या विद्यालय की अनुदेशन की भाषा, या फिर शैक्षणिक भाषा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाषा के सामाजिक नियम। कौन सी पद्धति मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रवाहपूर्णता एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है? तो आपको इसके पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चंस में बताया था कि अगर किसी भी व्याकरण के नियम को या कठिन शब्द को समझाना होता है तो टीचर पहले क्या करती है, बच्चों की खुद की ही मातृभाषा में उसको सिखाती है, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन करती है और बच्चे उस चीज को सीख जाते हैं। तो इसमें ये किसमें होता है? ये होता है व्याकरण अनुवाद पद्धति में। तो इसका भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, एक विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय का दौरा किया और कक्षा 1 के उन विभिन्न अनुभागों का अवलोकन किया जहां भाषा का अध्यापन किया जा रहा था। तो आप किस अध्यापक को भाषा अध्यापन के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त और आदर्श मानते हैं? एक अध्यापिका जो कि श्याम पट्ट पर वर्णमाला के अक्षर लिख रही थी, क्लास 1 फर्स्ट के बच्चों को, जो कक्षा 1 के विद्यार्थी होते हैं उनको लिख करके श्यामपट्ट वगैरह पे इन सब से पढ़ाने से बचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाना चाहिए। तो ये गलत हो गया। शिशु गीत गा रही थी फिर कहानी सुना रही थी। तीसरी अध्यापिका उदाहरण देके व्याकरण पढ़ा रही थी। ये 4th 5th के बच्चों में एक तरीके से कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट क्लास के बच्चों को नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। चौथी अध्यापिका जो थी वो वर्तनी पढ़ाकर, शब्दों की जो वर्तनी है उसको पढ़ाकर फिर शुद्ध लेख करा रही थी। अब फर्स्ट क्लास में बच्चा स्टार्टिंग की स्टेज होती है लिखने की तो तुरंत उसको डिक्टेशन में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो गया कि दूसरी अध्यापिका जो है वो शिशु गीत गा रही थी और फिर कहानी सुना रही थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निपुण भारत के अनुसार बुनियादी साक्षरता व गणित बोध का विकासात्मक उद्देश्य है? बच्चे प्रभावशाली पाठक बने, या प्रभावशाली संप्रेषक बने, प्रभावशाली लेखक बने, या ध्यान से सुनने वाले श्रोता बने? तो उनको पहले से ये सब चीजें जो इसका विकास करवाया जाता है
वो इसलिए कराया जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पाठक तो होते हैं प्रभावशाली, लेकिन वो एक दूसरे से जब इंटरेक्शन की बात आती है तब वो वहां पे धीमे पड़ जाते हैं। तो इस वजह से इसका विकासात्मक उद्देश्य क्या है कि बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बने। नेक्स्ट है भाषाई निपुणता, व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है। कहा है भाषाई मतलब कि अगर किसी भाषा में निपुणता है तो उसका मतलब कि वो व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता रखता है। बिल्कुल गलत। सिर्फ व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता नहीं, वो भाषाई निपुणता का मतलब है जहां जैसी जरूरत पड़ती है उस हिसाब से वो व्यवस्थित रूप में अपने भावों को, विचारों को अभिव्यक्त कर पाता है। ये होता है भाषाई निपुणता। और इसमें व्याकरण भी अच्छा है तो फिर अच्छी बात है। भाषाई निपुणता सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा के इस्तेमाल करने की योग्यता, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ए जो है वो गलत हो जाएगा और आर सही। मतलब ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तकों के बारे में सही नहीं है। पाठ्यक्रम लागू करने का मुख्य क्रियान्वयन उपकरण है, बिल्कुल सही। साहित्य की विभिन्न विधाएं प्रस्तुत करता है, ये भी सही है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती है, ये भी सही है। शैक्षिक गतिविधियों की योजना है, ये इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं के आधार पर ऑप्शन 4 ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक अध्यापक का ये मत है कि अभिभावक महत्वपूर्ण भागीदार हैं और उन्हें नियमित रूप से संलग्न करना व संप्रेषित करते रहना चाहिए। ये किस प्रकार से हो सकता है? अभिभावकों को ये सूचित करके कि उनके बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, गलत। नियमित आधार पर अभिभावकों के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर चर्चा करके। पोर्टफोलियो क्या होता है? जो बच्चों की क्लास के अंदर या क्लास के बाहर की एक्टिविटीज होती हैं उनका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे कि बच्चे का आकलन किया जा सके कि बच्चा कहाँ किस तरीके से सही कर रहा है और कहाँ उसको थोड़े से इम्प्रूवमेंट की या उपचार की जरूरत है। तो अगर इसी चीज पर नियमित आधार पर अभिभावक के साथ बच्चों के जो पोर्टफोलियोज हैं उन पर चर्चा की जाएगी तो इससे क्या होगा? बच्चे का इम्प्रूवमेंट होगा। तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 3 से जो 9 वर्ष वाले आयु समूह के बच्चे हैं उनके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस शिक्षण शास्त्रीय उपागम पर अधिक बल और ध्यान केंद्रित किया है? घटना आधारित, भिन्न भिन्न पाठ्यचर्यक विषयों में आवाजाही, या खिलौना आधारित, या विशिष्ट निर्देशात्मक अभ्यास शिक्षण शास्त्र। कहीं पे 3 से 9 वर्ष लिखा रहता है और कहीं पे 3 से 8 वर्ष लिखा रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र, या फिर इसको कह सकते हैं खेल आधारित शिक्षण शास्त्र। नेक्स्ट है आमतौर पर पूर्व विद्यालयी अध्यापक अपनी कक्षा में शुरुआती दौर में अपने शिक्षार्थियों को चित्रात्मक पुस्तकें देते हैं बजाय कि वर्णमाला पढ़ाने के। तो चित्रात्मक पुस्तकें जो दी जाती हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? कि वो अपनी व्यस्तता के समय शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना और विभिन्न रंगों का परिचय देना, गलत। बच्चे भविष्य में इस तरह के चित्र बना सकें, ये भी गलत। बच्चों को पठन से परिचित करवाना और उनके भाषा की शुरुआत करवाना, यही उसके राइट ऑप्शन हो जाएगा। उद्देश्य उनका यही होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षाई प्रक्रियाएं बुनियादी उम्र के बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से उपयुक्त हैं? कौन सी की क्लास में मतलब कक्षा में ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनका उपयोग करके जो बच्चे हैं उनके जो बुनियादी उम्र है, मतलब बुनियादी उम्र के जो बच्चे हैं, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज के जो बच्चे हैं उनका विकासात्मक रूप से उपयुक्त होगा कौन सी क्लास की एक्टिविटीज? प्रतिदिन 5 कठिन शब्दों से परिचित करवाना, प्रत्येक दिन की शुरुआत आधे घंटे के घेरा टाइम सर्कल टाइम से करना, या धीरे धीरे नई अवधारणाओं की परिचय देना। धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर की शिक्षा में समूची पाठ्यचर्या में भाषा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही। भाषा विभिन्न अर्थ निर्माण संबंधी संदर्भों से बेहतर तरीके से अर्जित की जाती है, इसलिए हर प्रकार का शिक्षण एक प्रकार से भाषा शिक्षण है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही भी हैं और आर इसकी व्याख्या भी सही तरीके से कर रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है एक बालक के घर की भाषा और विद्यालय में निर्देश की भाषा एक ही है, तो ये अध्यापक के लिए बहुत बड़ा संसाधन है क्योंकि उससे बहुभाषिक बनेगा, या फिर बच्चे में अध्यापक के लिए संसाधन है तो वो बहुभाषिक बनेगा। तो संसाधन टीचर की तरह किस तरह काम कर रहा है? तो गलत।
बच्चों में सामाजिक भाषा का विकास कर सकते हैं, हाँ बच्चे में विकास कर रही है या फिर कर सकती है, लेकिन टीचर के लिए कैसे संसाधन है, तो ये भी गलत। बच्चे के लिए पठन और लेखन के अध्यापन अभिभावकों द्वारा किया जा सकता है, इसमें भी टीचर के लिए कौन सा संसाधन हुआ, तो ये भी गलत। बच्चों के साथ उस भाषा विशेष में चिंतन और तर्क की उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक गतिविधियों का आयोजन कर सकती है, तो ये टीचर के लिए संसाधन के रूप में काम करेगा कि अगर उसकी दोनों भाषा सेम है तो उससे क्या करेगी, भाषा विशेष में चिंतन और तर्क की जो हाई लेवल की संज्ञानात्मक गतिविधियां हैं उनका आयोजन वो उन बच्चों के साथ करवा सकती है। नेक्स्ट है, भाषा की अध्यापिका अपनी डायरी में कुछ टिप्पणियां लिख रही हैं। ये टिप्पणियां सटीक रूप से ये वर्णित करती हैं कि विद्यार्थी कक्षा के बाद क्या कर पाएंगे। तो ये टिप्पणियां क्या है, सीखने के प्रतिफल या भाषाई दक्षता या भाषा शिक्षा के उद्देश्य या सीखने के असर। तो ये होगा लर्निंग आउटकम्स, मतलब सीखने के प्रतिफल। नेक्स्ट है, भाषा क्या है, कृत्रिम व्यवस्था है या नियम द्वारा शासित व्यवस्था है या एक व्याकरणिक व्यवस्था है या एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि नियम है। तो नियम द्वारा शासित व्यवस्था ही इसका ज्यादा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बालिका पटना से मुंबई स्थानांतरित होती है। वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है और सहपाठियों तथा आस पड़ोस के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके वह मराठी सीखने की स्थिति में है। इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है? बालिका कहाँ से बिलोंग करती है? पटना से बिलोंग करती है। और पटना से कहाँ पे उसका ट्रांसफर होता है? मुंबई में होता है। तो विद्यालय में भाषा के रूप में उसको अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, तो वो अंग्रेजी पढ़ती है और सहपाठियों और आस पड़ोस के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके मराठी सीखने की स्थिति में है। तो इस तथ्य से क्या समझ बन रही है कि दोनों भाषाओं का सीखना भाषा अर्जन है, या फिर अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है और मराठी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है। अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है और मराठी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक होता है भाषा अधिगम, भाषा दो तरीके की से सीखी जाती है। पहला होता है भाषा अधिगम और दूसरा होता है भाषा अर्जन। अर्जन वो होती है जब सामाजिक अंतःक्रिया करके, मतलब कि लोगों के साथ अंतःक्रिया करके, समाज के साथ अंतःक्रिया करके हम किसी भाषा को सीख जाए, या फिर परिवेश में वैसी भाषा बोली जा रही हो तो उसको सुनते सुनते सीख जाए अपने आप से, बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के, तो वो भाषा अर्जन होता है। और जब किसी भाषा को हम लोग को व्यवस्थित रूप से उनके क्रम, बाकी नियमों के आधार पर प्रॉपर कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ सीखते हैं तो वो होती है भाषा अधिगम। अब अंग्रेजी वो पढ़ रही है, पढ़ कर सीख रही है, इस वजह से जो अंग्रेजी भाषा है वो भाषा अधिगम होगा। और जो आस पड़ोस की हेल्प से अंतःक्रिया करके सीखेगी वो अपने आप से, परिवेश से सीख रही है, तो वो हो गया मराठी सीखना भाषा अर्जन। तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, पीटर अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है, वह अंग्रेजी भाषा में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेता है, तो इसे किस रूप में जाना जाएगा? दक्षता स्थानांतरण, परिचित से अपरिचित की ओर जाना, भाषिक योग्यता या कौशल स्थानांतरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि कौशल स्थानांतरण। नेक्स्ट है, आशीष कक्षा 7 का अध्यापक है। उसने अपने विद्यार्थियों को एक पहेली हल करने के लिए दी और विद्यार्थियों को 4 के समूह में बांट दिया। 4 के समूह में जो बटे शिक्षार्थी हैं उन्होंने ये बोलकर पहेली का हल निकालना है कि वे पहेली हल करने के बारे में क्या सोचते हैं। मतलब कि आंसर तो देना है, लेकिन आंसर देने के साथ साथ क्या सोच करके, किस आधार पर उन्होंने वो आंसर दिया है या उत्तर दिया है, वो भी बताना है। तो भाषा अधिगम की जो ये युक्ति है वो किस नाम से जाना जाएगा? तुरंत सोचने से जुड़ा नियम, बोलने के लिए सोचना, ऊंचे स्वर में बोलने का नियम या समस्या आधारित बोलना। तो समस्या दी गई है, समस्या का समाधान निकाल के या फिर निकाला किस तरीके से, इस चीज से रिलेटेड बोलना हुआ, तो ये हो गया समस्या आधारित बोलना। नेक्स्ट है, किसी पाठ्य पुस्तक के लिए पाठ्य सामग्री का चयन करते समय एक मुख्य आधार है। पाठ्य सामग्री जो है शिक्षार्थी के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, या फिर पाठ्य सामग्री स्वाभाविक भाषा में होनी चाहिए और प्रामाणिक सामग्री होनी चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहली चीज तो स्वाभाविक होनी चाहिए जिससे बच्चा उससे अपने आप को रिलेट कर सके, और दूसरा प्रामाणिक होनी चाहिए जिससे कि बच्चा हर एक चीज के बारे में ऑथेंटिक रूप से जान सके, मतलब हर एक चीज की जो सही
चीज है, सही ज्ञान है, वो उस तक पहुंच सके। तो इस वजह से स्वाभाविक भी होनी चाहिए और प्रमाणिक भी होनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा है जो कि शास्त्रीय भाषा नहीं है? संस्कृत ये भी है, तमिल भी है, मलयालम, हिंदी नहीं है। हिंदी कैसी भाषा है? ये है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज। संस्कृत को 2005 में संस्कृत भाषा बोल का मतलब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तमिल भाषा को 2004 में दिया गया था और मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और हिंदी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाता है? कार्यविधि आधारित ज्ञान या घोषणात्मक ज्ञान या प्रक्रिया आधारित ज्ञान या भाषा का व्याकरण? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि भाषा के बारे में जो ज्ञान होता है वो घोषणात्मक ज्ञान कहलाता है। भाषा की केंद्रीयता क्या है? मतलब कि जो इसका केंद्र है भाषा का वो किस चीज पर आधारित है? इस बात की पहचान करना कि विषय वस्तु को सीखने में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है, या पहचान करना कि भाषाएं एकांत में सीखी जाती हैं, या इस बात की पहचान करना कि भाषा और अधिगम पारस्परिक रूप से संबंधित है, या भाषा संप्रेषण के लिए है और विचारों के लिए भाषा की जरूरत नहीं है। ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, ये वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कि भाषा की केंद्रीयता का मतलब क्या होता है कि इस बात की पहचान करना कि जो विषय वस्तु है उसको सीखने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी विषय वस्तु, किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस हो, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो, उसके लिए भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि आप किसी, जैसे मैथ्स में आप देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आप उसकी भाषा ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे? ईवीएस है, पर्यावरण अध्ययन है, उसकी अगर आपको भाषा ही नहीं समझ में आ रही है तो आप पर्यावरण के बारे में जान कैसे पाएंगे? तो ऐसे हर एक विषय वस्तु जो है उसको सीखने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो भाषा की केंद्रीयता यही है कि हर एक सब्जेक्ट जो है वो भाषा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, पोर्टफोलियो आकलन क्या होता है? कक्षा में शिक्षार्थियों के अधिगम अभिलेख रखना, या ये पता लगाना कि शिक्षार्थी के सीखने में कमी कहाँ रह गई है, या फिर वार्षिक बोर्ड परीक्षा को समर्थित करना, या आकलन के लिए शिक्षार्थियों की सीखने संबंधी कार्यों का अभिलेख करना। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कि बच्चे का आकलन करना है। अब आकलन करने के लिए क्या करें? बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है उन सारे ही सीखने से संबंधित जो चीजें हैं, जो कार्य हैं, उनका अभिलेख रखना, यही होता है पोर्टफोलियो आकलन। नेक्स्ट है सरसरी तौर पर पठन। पठन जो है एक होता है सरसरी तौर पर और दूसरा होता है आपका बारीकी पठन। बारीकी पठन। सरसरी तौर पर पठन क्या होता है? जब पाठ्य सामग्री में से समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन किया जाता है। मतलब आपने जल्दी जल्दी जो की पॉइंट्स थे उनको पढ़ लिया, जिससे कि आप समझ से, जनरली लोग नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ऐसे रफली पूरा पढ़ लिया। अब वो क्या करेंगे, उसका सारांश रूप से जान जाएंगे कि इस पूरी नॉवेल में कहा किया गया है। तो मतलब उन्होंने क्या किया, सरसरी रूप से पढ़ के समग्र अर्थ प्राप्त कर लिया उस नॉवेल का। तो सरसरी तौर पर पठन का मतलब क्या हो गया कि पाठ्य सामग्री का जब समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पढ़ा जाता है, रीडिंग की जाती है, तब उसको कहते हैं सरसरी तौर पर पठन। और बारीकी पठन क्या होता है? जब कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पठन किया जाता है तो वो होता है आपका बारीकी पठन। नेक्स्ट है, एक होता है पठन। गहन पठन क्या होता है कि जब किसी विषय वस्तु की बहुत गहराई से उसको समझने के लिए पढ़ा जाता है, तब वो होता है गहन पठन। नेक्स्ट है हमारा दक्षता आधारित पठन किस बारे में सक्षम बनाता है? दक्षता, जब भी दक्षता की बात आए तो बात आए मतलब वो निपुणता प्राप्त करने की बात कर रहा है। तो दक्षता आधारित पठन किस बारे में सक्षम बनाता है? शिक्षार्थी को विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रित करता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कक्षा 8 का अध्यापक राघवन विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटता है और प्रत्येक को एक विशिष्ट टॉपिक पर वार्तालाप में बोलने के लिए एक पात्र एवं भाषा देता है। यहाँ पे कीवर्ड ये ध्यान रखिएगा कि 5 के समूह में तो उसने बांटा हुआ है, लेकिन जो विशिष्ट टॉपिक दिया है उस पर वार्तालाप कैसे करनी है? कोई एक विशेष पात्र दे दिया गया है और एक विशेष भाषा दे दी गई है, उसी में बोलना है। मतलब कि वो क्या कर रहा है, किसी का रोल प्ले कर रहा है, मतलब किसी की एक्टिंग करना है, रोल प्ले कर रहा है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। एक अध्यापक अपनी कक्षा इस प्रकार से आयोजित करती है कि विद्यार्थी लेखन संबंधी कक्षा में मुख्य बिंदु लिख सके।
रूपरेखा तैयार कर सकें, पहला प्रारूप लिख सकें, उसमें सुधार कर सकें, अंततः अंतिम प्रारूप तैयार कर सकें। तो यहाँ पर अध्यापक किस युक्ति का इस्तेमाल कर रहा है? तो ये क्या है? लेखन का प्रक्रिया उपागम है, जिसमें कि ये सारे स्टेप्स आते हैं। पहला आता है आपका जो मुख्य बिंदु है उनको लिखो। मुख्य बिंदु लिखने के बाद एक रूपरेखा तैयार कर लो। वो रूपरेखा तैयार करने के बाद उसका एक पहला प्रारूप लिख सकें, पहला ड्राफ्ट तैयार करें। उसके बाद उसका सुधार करें। सुधार करने के बाद उसको अंतिम रूप जो है फाइनलाइजिंग जो है फाइनल ड्राफ्ट है वो तैयार करें। तो इसी के लिए ये किसकी प्रोसेस में आता है? ये लेखन के प्रक्रिया उपागम में आता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है उच्चारण सिखाने के लिए कौन सा तरीका है जो कि प्रभावशाली है? सभी विद्यार्थियों को स्वर विज्ञान पढ़ाना, शब्दों और ध्वनियों के प्रतिलेखन के माध्यम से पढ़ाना, विपरीत शब्दों के उदाहरण देकर सिखाना। उच्चारण सिखाना है तो उच्चारण सिखाने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका क्या होगा? ये आपका पहला ऑप्शन हो गया कि स्वर विज्ञान पढ़ाना, शब्दों और ध्वनियों को के प्रतिलेखन के माध्यम से पढ़ाना, या विपरीत शब्दों के उदाहरण देकर सिखाना, या फिर वर्णों और ध्वनियों की आपसी संबद्धता दिखा करके सिखाना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विपरीत शब्दों के उदाहरण देकर के सिखाना। नेक्स्ट है वाइगॉत्स्की के मत के अनुसार भाषा क्या है? चुनौतीपूर्ण उपकरण है, या सांस्कृतिक उपकरण है, या अर्थहीन उपकरण है, या आनंददायी उपकरण है? तो वाइगॉत्स्की के मत के अनुसार पूछा है। वाइगॉत्स्की जहां भी लिखा हो आप तीन वर्ड याद रखिए, CLT, कल्चरल, सांस्कृतिक, लैंग्वेज, भाषा, T, टूल। इनके हिसाब से दो टूल्स हैं, दो उपकरण हैं, पहला संस्कृति और दूसरा भाषा। तो इसका राइट ऑप्शन एक सांस्कृतिक उपकरण। भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसलिए अध्यापक को भाषा एक अर्थपूर्ण के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका डैश होगा कि किस चीज के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए? विमर्श के रूप में, स्कीमा के रूप में, पांडुलिपि के रूप में, या फिर उपकरण के रूप में। तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। मतलब कि अगर भाषा को अर्थपूर्ण के विमर्श के रूप में प्रस्तुत की जाएगी तो इससे क्या होगा? भाषा को वो अलग अलग या शब्द की तरह नहीं एक पूर्ण के रूप में समझ पाएंगे। नेक्स्ट है जब पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष या निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाएं, तो प्रत्यक्ष या निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे कब जाएंगे? जब उसको गहन पठन करेंगे, तब गहराई से पढ़ेंगे तब। तो ये किस चीज पर आधारित है? मूल्यांकन और प्रतिबिंबित गहन चिंतन पर। उसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि वो आयु है जब बच्चे अकादमिक भाषा सीखना शुरू करते हैं, या फिर जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील हैं, या जब बच्चे भाषा सीखना रोक देते हैं, या जब बच्चे भाषा सीखना शुरू करते हैं। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मतलब कि जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की जो भाषा है, उन दोनों में अंतर जो है उसको किस तरीके से उन अंतर के साथ क्या किया जाना चाहिए? अनदेखी करनी चाहिए, या बनाए रखना चाहिए, या बढ़ाना चाहिए, या फिर पाटना पुल बनाना चाहिए? तो जो दोनों भाषाएं हैं उनके बीच में पुल बना करके दूसरी भाषा सिखानी चाहिए। नेक्स्ट है एक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों के पठन कौशल का आकलन कर रही है। कौन सा तरीका पठन के आकलन का सबसे ज्यादा उपयुक्त तरीका होगा? पढ़ी गई सामग्री के आधार पर श्रुतलेख, या फिर पढ़ी गई सामग्री, अब किस चीज में? पठन, मतलब रीडिंग से रिलेटेड है, रीडिंग का असेसमेंट करना है, पठन का आकलन करना है। तो श्रुतलेख तो राइटिंग वाली चीज हो गई, गलत। पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण, या पाठ पढ़ने के बाद शब्द अर्थ लिखना, ये भी लिखने से रिलेटेड हो गया। अनुच्छेद लिखना, ये भी लिखने से रिलेटेड हो गया। और हमको क्या करना है? पठन का आकलन करना है। जब पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण किया जाएगा तो इस तरीके से जितना अच्छा वो संक्षिप्त रूप में उसको बता पा रहा है पूरी सामग्री को, इसका मतलब उतने अच्छे तरीके से उसने पढ़ा है, या फिर उसकी रीडिंग स्किल डेवलप हुई है और पठन कौशल उसमें विकासित है। तो आकलन, पठन का आकलन करने के लिए पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण करवा करके वो पठन का आकलन कर सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है विक्रम का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। इसके 6 वर्ष बाद उसके पिता का स्थानांतरण केरल में हो गया।
वहां विक्रम को एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसने मलयालम सीख ली। तो इस स्थिति में विक्रम ने क्या है, आपको समझाया था कि अगर कोई चीज परिवेश से सीख ली जाती है तो वो क्या होता है, भाषा अर्जन होता है। मतलब कि उसने अपने परिवेश से मलयालम अर्जित की है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों से शिक्षार्थियों को क्या लाभ मिलता है? शिक्षार्थी बिना पढ़े पूरी पाठ्य सामग्री समझ लेते हैं, या फिर सहपाठियों की मदद में पढ़ते और सीखते हैं, या पाठ्य सामग्री में जो विचार और घटनाएं आई हैं उनको भाप लेते हैं और उनका अनुमान लगा लेते हैं। तो इसी वजह से शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकों में चित्र दिए जाते हैं। यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। अध्यापिका कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ाना चाहती है, तो कौन सी विधि होगी जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी? संज्ञा की परिभाषा और प्रकार बता दो। गलत। पढ़ी जा रही सब जो पाठ्य सामग्री है उसमें व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नामों को रेखांकित कर दो और उसके बाद उसकी व्याख्या कर दो, संज्ञा की व्याख्या कर दो। तो यही होता है। हम क्या जानते हैं, संज्ञा की डेफिनेशन ये है कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा करते हैं। तो जहां जहां ये चीज है, या फिर जहां चित्र बना है, या फिर जहां लिखा हुआ है, उसको रेखांकित कर दो। अब रेखांकित कर दिया, फिर बता दिया यही सारी चीज जो है वो संज्ञा है। तो क्या किया, पहले इन सारी चीजों को रेखांकित किया, फिर उसके बाद संज्ञा की व्याख्या कर दी। तो यही सही तरीका होगा संज्ञा पढ़ाने का। नेक्स्ट है, भाषा का विचार पर प्राधान्य आधिपत्य है, ये किसके द्वारा समर्थित है? मतलब ये बात किसने बोली है? तो ये बोला है बेंजामिन वॉल्फ ने। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्रेशन के सिद्धांत I+1 का क्या तात्पर्य है? शिक्षार्थी इस प्रकार से सक्षम हो कि वे अपने मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष की पहचान कर सके। गलत। भाषा तब सीखी जाती है जब शिक्षार्थियों को दूसरे व्यक्तियों से मिलने के मौके हो। ये भी गलत। सामग्री का स्तर शिक्षार्थियों की क्षमता के वर्तमान स्तर से कुछ ऊपर के स्तर का होना चाहिए। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्रेशन ने 5 परिकल्पनाएं दी थी, जिसमें से एक परिकल्पना ये थी I+1, मतलब कि इनपुट। ये थी इनपुट परिकल्पना, हिंदी में भी इसको इनपुट ही लिखेंगे, इनपुट परिकल्पना। तो इसका तात्पर्य क्या था कि तात्पर्य क्या था, पहले आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है बच्चे की अपने खुद की जो अंत ज्ञान होता है, मतलब उनका जो खुद की नॉलेज होता है वो आई से डिनोट किया। +1 मतलब आगे आने वाला जो चरण है। तो इन्होंने कहा था कि बच्चा खुद जिस स्तर पे है, तो अभी वर्तमान में जिस स्तर पे है उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर के सामग्री को रखना चाहिए, जिससे कि बच्चा कुछ सीख पाए। तो यही I+1 का मतलब है कि सामग्री का स्तर शिक्षार्थियों की क्षमता के वर्तमान स्तर से कुछ ऊपर के स्तर का होना चाहिए। नेक्स्ट है, कक्षा 1 की अध्यापिका ने कक्षा में मौजूद वस्तुओं पर लेबल लगाए। उसने कक्षा की दीवारों पर शिक्षार्थियों के घर की भाषा में कहानियों और कविताओं के पोस्टर लगाए हैं। तो इस तरीके से अध्यापिका क्या करना चाहती है, बच्चों को अंग्रेजी सीखने में मदद करना चाहती है, या मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश रखना चाहती है। जब भी दीवारों पर ऐसी चीजें की जाती है, उनकी खुद की भाषाओं में कहानियां कविताएं लगाना या फिर लेबल लगा देना, जिससे कि बच्चा वो सब चीजें देख करके खुद से ही अनुमान लगाए, खुद से ही सीखे, और सीखने के अलावा क्या करे, उस चीज को अपने आप से समझने की कोशिश करे और खुद मोटिवेट हो पढ़ने के लिए। तो इसको बोलते हैं प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, या फिर मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के वाचन कौशल का आकलन करना चाहती है। वाचन कौशल मतलब स्पीकिंग स्किल का। तो कौन सी गतिविधि, कौन सी एक्टिविटी है जो इस चीज के लिए सबसे पूछा है उपयुक्त नहीं होगी? बच्चों को पढ़ी गई सामग्री से शब्दों के अर्थ बताने के लिए कहना। तो यहाँ पे जब बताएंगे तो उनकी स्पीकिंग स्किल का जो है आकलन कर सकती है, तो ये भी सही है। अपने प्रिय भोज्य पदार्थ का नाम बताने के लिए कहना, इसमें भी उसकी स्पीकिंग स्किल आएगी। बच्चों को अपने आप का 4-5 वाक्य में परिचय देने के लिए कहना, इससे भी उनकी स्पीकिंग स्किल का पता चलेगा, वाचन कौशल का पता चलेगा। दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। अच्छा, तो ये भी आपका सही है। तो मतलब इसमें अब हमको ढूंढना है कि जो सबसे ज्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि बाकी सब में वो क्या करेगी, थोड़ा बहुत अपनी तरीके से बताएगी। तो वाचन कौशल मतलब क्या होता है, जब अपने भावों को, अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से व्यक्त करना आता हो, बोलना आता हो, तो वो आता है वाचन कौशल में। और ये क्या है, अगर शब्द का अर्थ बता रही है तो कहीं से रटा होगा, याद किया होगा, तो एज इट इज जो उसके दिमाग में डायरेक्ट आंसर बता देगी। तो उससे उसकी स्पीकिंग कौशल, वाचन कौशल का हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो पूछा है कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन 1 ही है जो कि आपका उपयुक्त
नहीं होगा। बाकी सारी चीजों में वो अपने विचार एक्सप्रेस करेगी, तो उससे उसकी जो स्पीकिंग स्किल है या फिर वाचन कौशल है उसका आकलन किया जा सकता है। भाषा की कक्षा में अध्यापिका बच्चों को एक गतिविधि करवाती है जिसमें कि विद्यार्थी पाठ्य सामग्री की ओर दौड़ कर जाते हैं और फिर अपने सहपाठी को वापस आकर पाठ्य वस्तु की सामग्री बताते हैं। तो इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? रनिंग टेक्स्ट, रनिंग श्रुतलेख, डम्ब श्रास या जिग्सॉ डिक्टेशन। उसको बोलेंगे रनिंग श्रुतलेख। निपुण, द नेशनल इनिशिएटिव फॉर अचीविंग फाउंडेशनल स्किल का मुख्य केंद्र किस चीज पर है? पठन, वाचन, लेखन, श्रवण और संख्याबोध, गलत। पठन और लेखन, गलत। पठन, लेखन और अंकगणित, पठन और अंकगणित इनका समझ के साथ बोध होना, इसको कहते हैं, तो ये भी गलत। तो समझ के साथ जब पठन और संख्या इन दोनों का बोध या अंडरस्टैंडिंग होती है तो इसी को बोलते हैं मतलब यही इसका मुख्य केंद्र है निपुण का, या फिर कह सकते हैं एफएलएन का। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिसकी उसे बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता है? श्रुतलेख कर सकता है, या फिर अच्छी लिखावट में उत्तर दे सकता है, या युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त कर सके। यही राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है लोगों का एक समूह जो भाषा के प्रयोग के संबंध में भाषिक मानकों के एक प्रतिमान सेट को साझा करता है, क्या कहलाता है? भाषा रजिस्टर, भाषा प्रयुक्ति, वाक समुदाय, बोली समुदाय या वाक रजिस्टर प्रयुक्ति। उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वाक समुदाय। नेक्स्ट है पठन बोध का संवर्धन करने के लिए अध्यापन को कौन सा लेखन कार्य देना चाहिए? मतलब कौन सा डेवलपमेंट, विकास किस चीज का करना है? पठन बोध का। लेकिन देना किस चीज के थ्रू? लेखन के थ्रू पठन बोध का संवर्धन करना है। तो पाठ्य सामग्री में जो पढ़े गए शब्द है उनका श्रुतलेख कराना, विद्यार्थियों की पढ़ी गई सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना। यही पठन, जब बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तभी तो उस चीज का सारांश कर पाएंगे, लेकिन किस तरीके से इसका करना है, मतलब बढ़ाना किस तरीके से, लेखन का कार्य देके जो उन्होंने पढ़ा है उसका सारांश के रूप में करके लिखना। तो ये क्या हो जाएगा? पठन बोध का संवर्धन। किसके थ्रू? लेखन के थ्रू। उसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है? व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, वैज्ञानिक व्यवस्था है, व्याकरण अनिवार्य है, भाषा एक, प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। तो कौन सा सही है? भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। एक बालिका अक्षरों और ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित करती है जिससे कि आभास होता है कि वो पढ़ने का प्रयास कर रही है। तो इसे किस रूप में जाना जाएगा? तो वो क्या कर रही है? पढ़ने का प्रयास कर रही है। तो पढ़ने का प्रयास करने के लिए अक्षर और जो ध्वनि है उनका तेज से उच्चारण कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कर रही है? अक्षरों और ध्वनियों के माध्यम से वो अर्थ को समझने की कोशिश कर रही है। तो अर्थ को समझना क्या कहलाता है? अर्थापन कहलाता है या फिर डिकोडिंग कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, अर्थापन या डिकोडिंग। कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्यापन करते हुए एक अध्यापिका विद्यार्थी को अंतःक्रिया कराने एवं एक दूसरे को समझाने की दृष्टि से अपनी घर की भाषाओं के प्रयोग की स्वतंत्रता देती है। तो यहाँ पर अध्यापिका किस युक्ति का प्रयोग कर रही है? अगर ऐसी प्रोसेस हो कि पहले टीचर कुछ पढ़ाती है, पढ़ाने के बाद क्या आपस में तुम लोग अंतःक्रिया करके अपनी भाषा में, अपनी जो मदर टंग है उस भाषा में डिस्कशन करो, और डिस्कशन करने के बाद जो क्लास की भाषा है उसमें एक्सप्लेन करो। तो ये किसमें होता है? ये होता है भाषा अंतरण या ट्रांस लैंग्वेजिंग में। इसका आंसर बहुभाषावाद भी हो सकता है, पर मोस्ट एक्यूरेट इसका भाषा अंतरण ट्रांस लैंग्वेजिंग हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा जो बुनियादी चरण है उसकी अवधि क्या है? इसका स्ट्रक्चर क्या है आपका? 5+3+3+4, जिसमें कि जो 5 है वो बुनियादी चरण या फाउंडेशनल स्टेज कही जाती है, जिसमें कि स्टार्टिंग के 3 जो होते हैं वो बाल वाटिका होती है, मतलब कि बच्चों को सिर्फ खेलना कूदना होता है आकर के, और जो बाद की होती है 2 वो होती है फर्स्ट सेकेंड। तो क्या हो गया इसका राइट ऑप्शन? बुनियादी चरण में क्या आएगा? फाउंडेशनल स्टेज में 5 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है? जब बच्चे दूसरे द्वारा बोली जा रहे भाषा पर ध्यान दे रहे हैं, गर्भावस्था के दौरान माँ द्वारा बोली जा रही भाषा, बच्चों को जन्म देते समय माँ द्वारा बोली जा रही भाषा, या बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा। नेक्स्ट है एक बालिका ने अभी जल्दी में ही बुनियादी चरण में प्रवेश लिया है। वो दीवारों पर और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है।
तो बच्चों के भाषा विकास की इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? तो ये आएगा आरंभिक साक्षरता। मतलब जब बच्चों की बुनियादी स्टेज होती है, जब वो इधर उधर जहां मन किया जैसे मन किया उठा करके लिख दिया, गोला बना दिया, लाइन खींच दी, तो ये सब क्या होता है? आरंभिक साक्षरता में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं? बच्चे साथ साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं, बिल्कुल सही। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, तो बी ही है जो सही नहीं है। भाषा अर्थपूर्ण संदर्भों में सीखी जाती है, बिल्कुल सही। नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है। हाँ, ये आपका ये वाला डी ऑप्शन गलत होगा कि भाषा नियमों पर। कहा गया है कि जब तक नियम नहीं सीख जाते, जब तक नियम में निपुणता नहीं आती है, तब तक आप भाषा को नहीं सीख सकते हैं, तो ये गलत है। तो डी है जो कि सही नहीं है। और प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान नहीं डालती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। अगर मान लीजिए आपका यही ऑप्शन दिया हुआ है, दो भी आपका मोस्ट एक्यूरेट वो पूछना चाह रहा है, तो मोस्ट एक्यूरेट के लिए आपका यही जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 5 का विद्यार्थी अरुण पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है और वो ध्वनि, शब्द और उसके बाद समग्र विचार बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। तो श्रवण का जो ये उपागम है वो क्या कहा जाएगा? ये कहलाता है बॉटम अप उपागम। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। जबकि ऐसे लाइन से पहले साउंड मतलब ध्वनि, उसके बाद शब्द, शब्द के बाद समग्र विचार, जब इस तरीके से ध्यान दिया जाता है तब होता है बॉटम अप उपागम। एक अध्यापिका कक्षा 5 की जो विद्यार्थी है उनको तरह तरह के जेवा, मुड़कन गीत, टंग ट्विस्टर करवाती है। तो वो शिक्षार्थियों को क्या सिखाना चाहती है? श्रवण, वाचन, उच्चारण, वाचन और पठन, उच्चारण या समावेशित रूप से सभी कौशल। तो ये क्या कर रही है? सिर्फ उच्चारण सिखा रही है। इनमें से कौन सा है जो संकेत भाषा मतलब कि साइन लैंग्वेज, मतलब डेफ वगैरह जो लोग होते हैं, अंधे बहरे लोग होते हैं, सॉरी अंधे नहीं, जो बहरे या गूंगे लोग होते हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज का यूज किया जाता है संकेत भाषा का। तो उस मतलब कि संकेत भाषा के बारे में क्या है जो कि सही नहीं है? संकेत भाषा की व्याकरण होती है, बिल्कुल होती है। प्राकृतिक भाषा होती है, ये भी सही है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। संकेत भाषा के विभिन्न प्रकार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन 3 विल बी राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन। एक अध्यापिका क्या कर रही है? अपनी कक्षा में दो दो के जोड़ों में काम करवा रही है। वह 8 वाक्यों के एक अनुच्छेद से एक वाक्य एक विद्यार्थी, दूसरा वाक्य दूसरा विद्यार्थी, इस तरह से बारी बारी से पढ़वाती है। विद्यार्थियों को अपने जोड़ीदार से सुने गए वाक्य लिखने होते हैं, तो वे अनुच्छेद पूरा लिखकर एक दूसरे को दिखाते हैं कि उन्होंने सही लिखा है कि नहीं। तो भाषा अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? तो ये होता है पारस्परिक श्रुतलेख। दो का ग्रुप बना दिया, एक ये बच्चा है एक ये बच्चा है, ये बच्चा एक सेंटेंस बोलेगा तो ये वाला इसको लिखेगा, अब जो दूसरा सेंटेंस है वो ये बोलेगा और ये उसको लिखेगा। तो जो इस तरीके का डिक्टेशन होता है, श्रुतलेख होता है, उसको पारस्परिक श्रुतलेख कहते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत ये क्या है? विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब जो भारतीय भाषाएं हैं और संस्कृति है उन दोनों को समुन्नत करने का भारत सरकार का जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है वही है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के कक्षा और कक्षा के बाहर जो भी अधिगम मतलब जो भी काम किए गए हैं, अधिगम के उदाहरण संग्रहित करके समग्र आकलन हेतु तो उनका प्रयोग करती है। तो आकलन की इन प्रक्रियाओं के किस रूप में जाना जाएगा? संकल्पनात्मक, रचनात्मक, पोर्टफोलियो, फोलियो या फिर सतत। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोर्टफोलियो। जब क्लास के अंदर बाहर दोनों का ही पूरा डेटा कलेक्ट किया जाता है, जो भी बच्चों के काम होते हैं उनका आकलन करने के लिए वो सारी चीजें स्टोर की जाती है, तब होता है पोर्टफोलियो आकलन। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? कार्यालयीय भाषा, सह कार्यालयीय भाषा, जुड़ाव लिंग भाषा या राष्ट्रीय भाषा? तो ये है कार्यालयीय भाषा, मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज। और इंग्लिश क्या है? वो है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर सह कार्यालयीय भाषा।
एक बालिका जब विद्यालय में प्रवेश लेती है, उसके पास अपनी मातृभाषा है, साथ ही समाज में बोली जाने वाली भाषा है जो उसकी मातृभाषा से भिन्न है। तो विद्यालय के में माध्यम की एक अलग भाषा है। उसके भाषा अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसके विद्यालय में उसका भाषा अधिगम दूसरी भाषाओं के ज्ञान रहते सफल रहेगा। उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसकी विद्यालयी भाषा अधिगम में व्यवधान डालेंगे। ये इसका गलत हो जाएगा। नई भाषा सीखने के लिए दूसरी दो भाषाओं का अपना भाषिक ज्ञान इस्तेमाल कर सकती है, बिल्कुल सही। यदि उसे अवसर दिए जाए तो वो सभी भाषाएं सीख सकती है, ये भी सही। तो बी सही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। कक्षा में वाक् ध्वनियों की संरचना और क्रम को नियंत्रित करने वाले नियमों की बात की जा रही है। तो अध्यापक जो है किस बात पर बल दे रही है? यहाँ पे ध्वनि की बात आ गई, ध्वनि की संरचना मतलब कि स्वर विज्ञान की बात हो रही है। भाषा बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास का सिर्फ एक पहलू है। ये किसने कहा था? ये बोला था पियाजे ने। इसका राइट ऑप्शन नंबर 3। अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा क्रम सही है? प्रत्यक्ष बोध, अनुकरण, प्रतिपुष्टि, ड्रिल। यही राइट हो जाएगा। पहला होता है प्रत्यक्ष बोध, दूसरा होता है अनुकरण, तीसरा होता है प्रतिपुष्टि और चौथा होता है ड्रिल। नेक्स्ट है, अध्यापक कक्षा में इस बात पर अधिक ध्यान दे रही है कि शिक्षार्थी ध्वनिग्राम और विभिन्न संरचनाओं की समझ अच्छी तरीके से बना ले। तो अध्यापक किससे प्रभावित है? संरचनात्मक उपागम से। जब बच्चे शब्द हाव भाव के संयोजन के बाद दो शब्दीय वाक्य जैसे कि माँ जूता, दादी साथ, मैं भी, इस तरीके के वाक्य द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, तो ये किस चीज का उदाहरण? ये होता है दो शब्दीय संक्षिप्त भाषा। ये आपको पढ़ाया था कि कौन सा क्रम होता है, कूटना, बबलाना, इस तरीके से करके तीन, मतलब आपके 1 2 3 4 5 स्टेप्स आते हैं। कौन सी पहल विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी? अभी बताया था, फ्लैगशिप कार्यक्रम है भारत सरकार का, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिससे कि जो भारत की अपनी एक भाषा है और जो संस्कृति है, इन दोनों की अंतःक्रिया हो सके। इनमें से कौन सा संकेत या कूट है? कूट को बनाने वाला एनकोडर है। मतलब कोई है जो संकेत दे रहा है, तो वो जो संकेत देगा उसी का तो एनकोडिंग की जाएगी। तो संकेत कूट को बनाने वाला एनकोडर कौन है? तो वो होता है प्रेषक। प्रत्येक व्यक्ति के पास भावनाएं, अनुभूतियां और विचार होते हैं और सभी अपने जीवन के अनुभवों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। तो भाषा के प्रयोग द्वारा व्यक्ति स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। तो इस स्थिति में भाषा का कौन सा प्रकार है जो संलग्न है? ऑब्वियस है, अभिव्यक्ति ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक भाषा उच्चारण सिखाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती? गीत गाना, इससे उच्चारण सिखाया जा सकता है। कविता पाठ से भी सिखाया जा सकता है। सास्वर पठन से भी सिखाया जाता है। इसमें क्या कर रहे हैं? बोलने का काम कर रहे हैं। गीत गाने में भी बोल रहे हैं, कविता पाठ में भी बोल रहे हैं, सास्वर पठन में भी बोल रहे हैं। कहानी लिखने में बोलना थोड़ी है, तो उच्चारण यहाँ से कहाँ से सीखेंगे? तो पूछा है कौन सा नहीं किया जा सकता है? तो कहानी लिखना। भाषा अधिगम सामान्यतः उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध का विषय है। उद्दीपन अनुक्रिया बता दिया, मतलब कि आपकी व्यवहारवादी की बात हो गई, जिसे प्रतिरूप, अभ्यास, अनुकरण और कंठस्थीकरण, ये सारी चीजें भी व्यवहारवादी में ही होता है। तो ये कथन किससे संबंधित है? ये व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित होगा। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में अध्यापक को खुले अंत वाले निर्देशों का प्रयोग करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अभिव्यक्त करने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि यह अध्यापक को बोलने का अधिकार देती है, शिक्षार्थियों और अध्यापक को बोलने की स्वायत्तता देती है, शिक्षार्थियों को अपने ज्ञान और अनुभवों में वृद्धि करने में सक्षम बनाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेखन के किस उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखने के रूप में जाना जा सकता है? लेखन का उत्पाद उपागम या लेखन का प्रक्रिया उपागम या श्रुतलेख या सारांशीकरण? पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो लिखने की होती है उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखाया जाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना, फिर उसको रफली ड्राफ्ट बनाना, रफली ड्राफ्ट बनाने के बाद उसको रिवाइज करना, रिवाइज करने के बाद उसको फाइनल ड्राफ्ट बनाना। तो ये सारी चीजें में क्या प्रोसेस बाय प्रोसेस किया जा रहा है, मतलब कि लिखने के द्वारा लिखना सीखा जा रहा है। तो ये किसमें होता है? लेखन का प्रक्रिया उपागम। बच्चों के लिए जो मुद्रित समृद्ध परिवेश है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे सहपाठी आकलन मदद मिलती है, कक्षा में चर्चा करने मदद मिलती है, या बोध के साथ पठन के लिए स्व अभिप्रेरणा मिलती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
बच्चे जब प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होता है, मुद्रित समृद्ध परिवेश होता है, तो बच्चे उनको जब देखो तब इधर उधर से गुजर रहे हैं, उनकी नजर जा रही है, उसको देखेंगे, देख करके उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचेंगे, समझेंगे, अनुमान लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, उनको खुद से अभिप्रेरणा मिलेगी, खुद से मोटिवेट होंगे कि उस चीज को जानना चाहेंगे कि ये क्या है, कैसे है। तो वो पठन के लिए खुद से ही अभिप्रेरित होंगे। तो ये बोध के साथ पठन के लिए स्वाभिप्रेरणा मिलती है। इनमें से कौन सी गतिविधि है जो कि लघु कहानी पढ़ाते समय पठन के दौरान की गतिविधि होगी? शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के बारे में पूर्व अनुमानों पर चर्चा करते हैं, या फिर ये क्या है, कहा है कि पठन के दौरान की गतिविधि है, तो दौरान में अगर पूरी कहानी सुना देगी तो सुनाने के बाद ही कहानी की घटनाओं पे पूर्व अनुमान पर चर्चा कर पाएंगे, तो गलत। दो दो के जोड़ों में कार्य करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं, तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि ये मुख्यतः अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। बिल्कुल सही, अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखी जाए। नियमों, ये तो आपका सब गलत ही हो गया। जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो ये किस प्रकार का पठन कहलाता है? आपको बताया था, एक होता है सरसरी तौर पर पठन, एक होता है बारीकी से पठन। सरसरी तौर पर पठन क्या होता है, जब पूरा आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद समग्र अर्थ या समराइज करना अगर आपको है कि की पॉइंट पढ़ लिया, अब आपने समझ लिया कि पूरे में क्या दिया हुआ है, तो होता है सरसरी तौर पर पठन। जब विशिष्ट सूचना को जानना हो तो उसके लिए बारीकी से पठन किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। इनमें से कौन सा है जो श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं। इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कि श्रव्य भाषिक ड्रिल में ये भी आता है, ये भी आता है। विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं, ये भी आता है, ये नहीं आता है। इनमें से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी? पाठ के साथ अंतःक्रिया करना, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरों के सामने सुनाना, ये तीनों ही ऐसी हैं जो कि अर्थ आधारित गतिविधि है। और प्रत्येक शब्द को पढ़ना ये अर्थ आधारित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये था हमारा आपका हिंदी मैराथन। आज आपकी हिंदी मैराथन भी पूरी हो गई। मैथ, इंग्लिश और ये हिंदी, 3 मैराथन आपकी पूरी हो गई है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो ईवीएस के कंटेंट पर रिलेटेड होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।